16 मई से 5 अगस्त के बीच सिर्फ 13 हफ्ते गुजरे हैं, लेकिन यूपी का हाल देखिए। छोटी बड़ी 400 सांप्रदायिक घटनाएं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 259 घटनाएं, तराई के इलाके में 29 घटनाएं, अवध इलाके में 53 घटनाएं, बुंदेलखंड इलाके में 6 घटनाएं और पूर्वी यूपी में 16 घटनाएं। आखिर क्यों और कब तक, यह सवाल अब देश की संसद में भी सुलग रहा है। इल्जाम यह है कि 16 मई को नई सरकार बनने के बाद से देश में और खास तौर से यूपी में सांप्रदायिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। एबीपी न्यूज ने सांप्रदायिक दंगों का शिकार हुए उन कुछ इलाकों की पड़ताल की है। यूपी के दंगों का रिपोर्ट कार्ड दिखाने से पहले देखिए देश की संसद में दंगों के सवाल पर क्या हो रहा है। कांग्रेस सांसदों का यह हंगामा हुआ सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर ने प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की मांग मंजूर नहीं की और फिर जो हुआ वो आपके सामने। तस्वीरों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, जो पार्टी के बाकी सांसदों के साथ वेल में उतर आए। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी और फिर तो बाहर निकलकर राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री पर ही हमला बोल दिया। The speaker is, I mean, it's completely one-sided partiality, you know. So that's what we are raising. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. सदन के भीतर राहुल गांधी पहली बार इस अंदाज में नजर आए। सरकार कह रही है कि राहुल का गुस्सा दिखावा भर है। नहीं बोलते वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। कांग्रेस का नेतृत्व आजकल दबाव में है। उनके घर में एक विद्रोह हो रहा है, एक पैलेस कू हो रहा है और दिन प्रतिदिन उनकी पार्टी के नेता अपने नेतृत्व की क्षमता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। पिछले 3 साल से जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, ये इन्होंने अपनाया था। आज हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। इतना ही नहीं, 12 बजे सदन में जब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार बनने के बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ गए हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से तीखी बहस भी हुई। ये सरकार अस्तित्व में आने के बाद हर जगह दंगे फैल रहे हैं। सरकार के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच सांप्रदायिक हिंसा के मामले उत्तर प्रदेश में 32, बिहार में 10, गुजरात में 13, कर्नाटक में 15, महाराष्ट्र में 26 और राजस्थान में 18 दर्ज किए गए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 605 सांप्रदायिक घटनाएं सिर्फ यूपी में हुई, जिनमें 200 घटनाएं उन इलाकों के आसपास हुई हैं जहां की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। इतने विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा पर नियम के तहत चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई। तो सरकार संसद में सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के लिए अब तैयार हो चुकी है, लेकिन किस तरह से देश के अलग अलग इलाके दंगों की आग में झुलस रहे हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात यूपी के बरेली की। यूपी का बरेली कभी गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर था, लेकिन आज एक छोटी सी घटना भी उसे दहला देती है। दंगों की दहशत में इसलिए जी रहा है बरेली क्योंकि पिछले महीने ही 4 साल में तीसरी बार दंगों का जख्म हरा हो गया। बरेली, साल 2010 में दंगा, साल 2012 में दूसरा दंगा, साल 2014 में एक बार फिर सुलग उठा बरेली। गंगा जमुनी तहजीब, झुमका, मांझा के नाम से प्रसिद्ध बरेली अब दंगों के नाम से जाना जाता है। ये तस्वीरें इसी साल जुलाई महीने की हैं, जब बरेली में सांप्रदायिक तनाव ने एक बार फिर सिर उठा लिया। एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान गुस्से से उबल रहे लोगों के जज्बात काबू करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ राजनीति के अखाड़े में
बड़े बड़े बोलों के जरिए जज्बातों को हवा देने वाले भी मौजूद थे। आप 20 दिन पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, फिर भी 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है, उस पर प्रशासन गिरफ्तार करने की योजना बनाता है। आपका अपना त्योहार निपटा नहीं और आपने बवाल प्रारंभ कर दिया बरेली में। जब आप अपने धर्म की रक्षा के लिए आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो तो दूसरे के धर्म स्थल का सम्मान करना, आपकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। आपने अपने कर्तव्य, अपने फर्ज को भूलने का काम किया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती रहेगी। एक तरफ राजनीति थी तो दूसरी तरफ बरेली मजबूर नजर आ रहा था। ये वही मेरा पेट इलाका है जहां के 2 लड़कों ने फेसबुक पर दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी दर्ज करवाई थी। 28 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे शिकायत करने वाले भड़क गए और कानून को हाथ में ले लिया। हालात को मुश्किल से काबू में किया गया। 600 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन इस मां के इकलौते बेटे और फेसबुक पर कथित पोस्ट करने वाले अंकित गुप्ता के सिवा कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। छोटी छोटी इंसिडेंट्स को लेकर लोगों के आपसी तालमेल के अभाव के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है और जिसमें प्रशासन और पुलिस के प्रयास से सारे समस्याओं का समाधान भी हुआ है। तनाव का असर ये हुआ कि सावन के महीने में कांवड़िए और रमजान का रोजा रखने वाले एक दूसरे के सामने आते रहे। शहर दंगों की दहशत में जीता रहा, लेकिन कोई बड़ी वारदात नहीं होने पाई। साल 2010 और साल 2012 में हुए दंगे के बाद बरेली के रहने वाले मशहूर शायर वसीम बरेलवी बरेली की पुरानी मिठास वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये अब इतना आसान नहीं है। 10 में हुआ, 12 में हुआ तो शहर फिर अपनी जगह पर लौट आया। मतलब ये कि मनमुटाव हुआ, थोड़ी आपस में टकराव हुआ, लेकिन बहुत जल्दी शहर ने अपने आप को वापस पा लिया। तो ये तो आप देख ही रहे होंगे, गुज़िश्ता साल पूरा गुजरा, अब ये साल भी। तो हुआ ये होता यह है कि जब कहीं जख्म लग जाता है, एक मरतबा किसी शहर को लग जाता है जख्म, तो जब पुरवाई चलती है तो वो जख्म हरा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा। नकारात्मक सोचों को काबू पाने का नाम रमजान शरीफ का महीना है, जिसके अंदर आपके अंदर से शुद्धिकरण हो जाए। इसी तरीके से आप सावन के महीने, तो मैं तो इन दोनों के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि बरेली की रगों में अब भाईचारे का रंग नहीं, नफरत का उबाल है। नफरत फैलाओ और उनकी दुकानदारी चलती रहे, उनका काम है, उसमें कामयाब हो जाते हैं। और जो सीधे साधे लोग हैं और मजहबी जुनून ऐसा होता है, वो बहुत जल्दी इसके बहकावे में आ जाते हैं और पूरे शहर को आग के हवाले कर देते हैं, नफरत के हवाले कर देते हैं। इसकी पीछे सियासी चालें होती हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं इसमें जल्दी बहक जाते हैं और वो अपने ज़ाती मफाद देखते हैं कि भाई इसमें नफरत करके लोगों के बीच में दरार पैदा करके ही हमारा फायदा है। इससे होशियार रहें, अफवाहों से दूर रहें। हुआ कि अभी 2-1 साल से कुछ लोग आपस में छोटी छोटी बातों पे ही इस कदर मतलब वो हो जाते हैं, जैसे कि मैं इसको मारूं, वो उसको, मतलब ये चीजें पैदा होने लगी हैं। सवाल ये है कि बरेली के हिस्से में नफरत का जहर आया है, वो आया कहां से और इसकी दवा क्या है? जी आखिर जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। बरेली के बाद बात मुजफ्फरनगर की। पिछले साल सितंबर में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के जख्म अभी तक हरे हैं। लंबे समय तक मुजफ्फरनगर दंगों की चपेट में रहा। करीब 1 साल होने को है। आज मुजफ्फरनगर का क्या हाल है? एबीपी न्यूज की ये खास पड़ताल देखिए। मुजफ्फरनगर में हुए दंगे को 1 साल बीतने को आया है, लेकिन लोगों का जख्म अभी भी भरा नहीं है। इस दंगे में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। मुजफ्फरनगर के काकड़ाई के रहने वाले जवाहर पिछले साल दंगाइयों ने इनके बेटे की हत्या कर दी थी। दंगे में तो जब लड़का चला जाए, लोग चला जाए, सब कुछ चला जाए, फिर तो कुछ रहता है नहीं। बेटा तो बस हमें पता जी कितने ज्यादा 24 घंटे मेरे मन पे रहता है। जवान लड़का था, 26 साल की उम्र थी।
मुजफ्फरनगर काफी वक्त तक दंगे की चपेट में रहा। जवाहरलाल बताते हैं कि दंगे के शांत होने में कई महीने लग गए। अब फिलहाल शांति है जी। पहले बहुत 7-8 महीने तक बिल्कुल माहौल बिल्कुल खराब था जी, स्थिति बहुत नाजुक थी। अब 2-3 महीने से कुछ शांति का माहौल है। जवाहरलाल का कहना है कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ था उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ प्रशासन। दंगे का दोषी आप किसे मानते हैं? दंगे का दोषी शासन प्रशासन को मानते हैं। शासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी जी। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती दंगे में शुरू से ही तो इतना दंगा नहीं बढ़ा था। पर शासन जो है जी, जो ये राजनीति के हिसाब से ही ये माहौल पैदा कर दिया जी। बेटे का नाम लेते ही माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ पूछ रही है, आखिर बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? धन दौलत तो आई थी मेरी, आज हम घर तो बर्बाद, बेटे भी ना बर्बाद, सर बुढ़ापा भी खो गया हमारा। हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, हमें न बताओ जा। यह है महेंद्र सिंह के बेटे पुष्पेंद्र कुमार। मुजफ्फरनगर दंगे में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पुष्पेंद्र कहते हैं कि वक्त भले ही गुजर गया हो, लेकिन दूरियां अभी मिटी नहीं हैं। हमारे पिताजी थे यहाँ। अच्छा, जैसे ये दंगा हुआ है, हाँ जी, इस क्षेत्र में मतलब कैसा असर पड़ा है दंगे का? बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अभी तक वैसे वो बात नहीं है जो जैसा पहले खुल कर रह रहे थे। एक दूसरे से अभी भी खौफ है, यानी खुल कर किसी से मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। और जैसा कि कहीं पर मुंडन है, ज़्यादा हिंदू है तो मुंडन भी बचे रह जाने से और हिंदू भी जाने से बचे। यानी कि अभी लोगों का आत्मविश्वास जो है वो खत्म है। मुजफ्फरनगर में पिछले साल सितंबर में दंगा भड़क गया था। प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास और मुआवजा का काम पूरा हो चुका है। दिसंबर आते आते लगभग सभी लोग जो घर छोड़ के आ गए थे वो भी लगभग वापस चले गए, या जिनको पुनर्वास सहायता लेनी थी वो भी पुनर्वास सहायता लेके वापस बस गए थे। पूरा का पूरा इसमें मुआवजा डिस्ट्रीब्यूशन का काम 2-3 महीने चला, जिसमें करीब भी अब तक 990 परिवारों को पुनर्वास के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, जो करीब 50 करोड़ के आसपास होती है। इसके अलावा 625 से 650 के बीच की प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो चल संपत्ति जिनका डैमेज हुआ था, उनको भी पूरा का पूरा 2.5-3 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। इनकी खाद्य सामग्री और जितनी भी सहायता की गई उस पर भी काफी अच्छी धनराशि खर्च की गई। तो मुआवजा दिया जा चुका है और राहत और बचाव का काम भी पूरा हो चुका है। आपने देखा यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगों का रिपोर्ट कार्ड। अब बात मेरठ की। मेरठ में कैसे एक छोटी सी बात पर बिगड़ जाता है सांप्रदायिक माहौल। 3 महीने पहले सिर्फ प्याऊ लगाने की बात पर शुरू हुआ झगड़ा कैसे आगजनी और फायरिंग तक पहुंच गया, देखिए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 259 सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें से अकेले मेरठ में 30 सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। जरा सी बात पर जान लेने पर आमादा हो जाते हैं लोग। इसी साल 3 महीने पहले गुदड़ी इलाके के इस परिवार ने भी अपने बेटे शुभम को खो दिया। बाहर गोलियां चल रही थी और शुभम घर से बाहर निकल गया। शुभम के सिर पर गोली लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसमें मेरा बेटा ये शुभम रस्तोगी कुछ देखने के मूड में पता नहीं उसको मैं वहाँ पर चला गया था, खड़ा था, वहाँ से उधर से गोली चली, एक गोली उसके सिर में लगी यहाँ पे और वो वहीं गिर पड़ा। गिर के हमें पता भी नहीं चला, वहाँ के लोग भी इसे पहचान नहीं पाए क्योंकि बाहर पड़ रहा था ये 4 साल से। अभी 15-20 दिन पहले आया ही था वहाँ से ये, तो जैसे वहाँ के लोग कुछ पहचान भी नहीं पाए। पुलिस वाले से सीधे वहाँ से प्यारलाल में ले गए पहले, फिर वहाँ मेडिकल कॉलेज ले गए। फिर मुझे पता चला कि मैं कहाँ है, तो वहाँ पर पता चली, किसी को बताया ही नहीं किसी ने। फिर मैंने इसके फ़ोन करा तो फ़ोन भी नहीं उठ पा रहा था क्योंकि फ़ोन नंबर मतलब फिर फ़ोन वहाँ से फ़ोन आया, उसके फ़ोन से ही उन्होंने मेरा नंबर देखा होगा कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने पापा बोल रहा हूँ। वहाँ फ़ौरन मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ से एडमिट करा दिया। ऐसे चोट लग गई सिर में, इतना उन्होंने किया। मैं यहाँ से फ़ौरन अपने भतीजे को लेकर गाड़ी से सीधा मेडिकल पहुँचे। वहाँ पर देखा तो इसकी हालत क्या ये वहाँ मतलब ख़त्म हो चुका था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसकी आंखें फटी हुई थी और कुछ नहीं था। मगर फिर भी उन्होंने वेंटिलेटर पर लेकर इसे 2 दिन वहाँ पर उसे रोका। 12 तारीख की शाम 5 बजे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि गुदड़ी बाजार में गोलियां चल रही थीं, जिनकी चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग आए और बुरी तरह जख्मी हो गए। एक युवक की मौत भी हो गई थी। प्रशासन बड़ी मुश्किल से हालात को काबू कर पाया था।
7 मई को एक कुएं पर प्याऊ बनाने के लिए विवाद हो गया था और उस विवाद में पुलिस ने प्रशासनिक दृष्टि से इसका समाधान निकाला और उसकी अपेक्षा समाज के भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आगे निकल कर किया और बहुत कम समय में एक आपसी समझदारी से, एक सामंजस्य से अच्छा वातावरण बना और अब बिल्कुल शांति है, अमन चैन है और इसमें हम सब लोगों से, समाज के लोगों का अधिक योगदान है। मैं बार बार समाज के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में आपस में समझदारी और सामंजस्य बनाया। हुआ सिर्फ ये था कि एक प्याऊ को लगाने के लिए 2 समुदाय एक दूसरे से उलझ गए। 3 महीने बाद भी उन लोगों के दिलों में दहशत बरकरार है जिन्होंने आगजनी में अपना सब कुछ खो दिया था। प्याऊ के चक्कर में झगड़ा हुआ था और वहाँ झगड़ा होते होते फिर यहाँ पे बाजार में झगड़ा फैल गया। उसके फैलने के बाद में दुकान में हमारी तोड़ फोड़ कर गई, आग लगा दी गई दुकान में हमारी। कितना नुकसान हुआ? 3-4 लाख रुपया नुकसान हुआ हमारा। उसके बाद उधर की आग जो थी इधर बजाजे में फैल गई। अब यहाँ से इन्होंने ताले वाले तोड़ के सब माल वाले ले गए, सोके सब तोड़ दिया मेरा। अब मैं तो बर्बाद हुआ बैठा हूँ जी, ना कोई मुझे मुआवजा मिला है। यही सुनार का काम है जी मेरा तो। मेरठ ही नहीं, मेरठ के आसपास के इलाकों में भी लगातार सांप्रदायिक तनाव पल रहा है, लेकिन देश और प्रदेश की राजनीति इस तकलीफ की दवा आखिर कब ढूंढेगी? तो यहां आपने देखा कि प्याऊ लगाने को लेकर विवाद हुआ और आपको दिखा देते हैं कि लाउड स्पीकर हटाने को जो लेकर शुरू हुआ विवाद, उसने भी दंगों की शक्ल अख्तियार कर ली, जिस पर अब राजनीति भी जमकर हुई। मुरादाबाद में माहौल इस वक्त शांत है। लोग दंगे के लिए राजनीतिक पार्टियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुरादाबाद में दंगों के बाद क्या हालात हैं, एबीपी न्यूज ने जायजा लिया। यह कांड थाना इलाके का नया गांव अकबरपुर चैदरी का वो मंदिर जहां से लाउडस्पीकर उतारे जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और इतना बढ़ा कि उपद्रव में मुरादाबाद के जिलाधिकारी सहित कई अफसर घायल हुए। दंगे के लिए लोग राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इस गांव में पुलिस का पहरा है और लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत कम हो गई है। दलित समुदाय अपने आप को यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहा है, जबकि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार मान रहा है। देखिए, हमारे गांव में कोई इस तरह का कोई बवाल नहीं था। ये लोग शिवरात्रि को इसे एक दिन के लिए बजाते थे। उसके बाद में इन्होंने शिवरात्रि पे इस साल जो है मतलब ये बजा के फिर इसको उतारा नहीं और इस सुबह शाम इन्होंने इसे बजाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को उसका मतलब एतराज़ हुआ, उन्होंने जाके मंगल दिवस में इसकी शिकायत की। उसके बाद में इसकी जाँच हुई तो ये नई परंपरा के अंतर्गत इसे जो मतलब प्रशासन उतार के ले गया। सेट उतारा गया 26 तारीख को, 26 जून को। हमारा सेट 15 साल से बजता चला रहा था। सुबह शाम आरती करते थे, फालतू नहीं बजाते थे हम बिल्कुल। दलित समुदाय की मांग है कि मंदिर पर दोबारा लाउडस्पीकर लगा दिया जाए और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग बाहरी लोगों पर माहौल खराब करने की बात बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिवरात्रि के मौके पर एक दिन के लिए यहाँ लाउडस्पीकर लगाया जाता था, लेकिन इस बार शिवरात्रि खत्म होने के बाद भी लाउडस्पीकर नहीं हटाया गया। इसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। ये सब बाहर के लोगों का मामला था और भाजपा का मामला था। इसमें हमारे गांव से इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। हमारे गांव में बराबर शांति बनी रही, आज भी शांति है और पूरे परिक्रमा में हमारे गांव में कोई अशांति नहीं फैली। जाटव लोग हैं जो यहाँ के बाशिंदा हैं, उन लोगों को बहुत सब नुकसान है। बहुत ही फसल में भी, हर चीज़ में भी हानि हो रही है इनकी। कहीं बाहर जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, हर वक्त प्रशासन के डरे हुए हैं। मंदिर के पुजारी और दलित समुदाय का आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था, इसलिए इन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। विवाद हुआ इलेक्शन के ऊपर, इनकी मर्जी का हमने वोट नहीं दिया, वोट दिया हमने बीजेपी को। ये चाह रहे थे मुस्लिम को वोट देना, हमने वो वोट नहीं दिया, तो वोट पर इन्होंने जो है इतना बड़ा पाड़ खड़ा कर दिया। तो इस पर राजनीति भी जमकर हुई। तो दंगों को लेकर तो सवाल उठे रहे अखिलेश सरकार पर। मेरठ में जो कुछ हुआ, गैंगरेप और उसके बाद धर्म परिवर्तन, उसको लेकर भी अखिलेश सरकार निशाने पर है। समाजवादी पार्टी के अब सुर भी बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक गुनाह हुआ ही नहीं है। वहीं यूपी पुलिस एक आरोपी की तलाश में अभी भी दर दर भटक रही है। मेरठ की घटना पर केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। यह भी पूछा है कि ऐसी और कितनी घटनाएं हुई हैं। मेरठ मामला, इट इज द क्रिएशन ऑफ मीडिया। कोई घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई है। लड़की का एफिडेविट ऑलरेडी है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार
भले ही मेरठ में किसी घटना से इनकार कर रही हो, लेकिन गैंगरेप और जबरन धर्मांतरण के आरोपों के बाद प्रशासन सवालों के घेरे में है। आरोप है कि मेरठ के मदरसे में पढ़ाने वाली लड़की का मदरसे के ही शिक्षक ने अपहरण करके गैंगरेप किया और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। मेरे साथ मेरे गांव के प्रधान हैं, नवाब डॉक्टर हैं, सनाउल्लाह आपत जी हैं, इन्होंने सबने और अज्ञात हैं जिनको मैं नहीं जानती, उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया और उन्होंने वहाँ पे मेरा धर्म परिवर्तन कराया। एक एफिडेविट बनाया कि अब लड़की भी कुछ नहीं कर सकती और उसके परिजन भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे साइन भी खुद ही करे थे। मैं डरी हुई थी। 3 साल से प्रक्रिया लगातार ये धर्म परिवर्तन की मुझ पर चल रही थी, मैंने किसी को नहीं बताया था। पीड़ित का आरोप है कि उसे अगवा कर हापुड़, गढ़ और मुजफ्फरनगर के मदरसे में बंधक बनाकर रखा गया। अभी तक वारदात का मुख्य आरोपी फरार है और गैंगरेप के 3 आरोपियों के अलावा जबरन धर्मांतरण के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 गिरफ्तारियां कल और हुई हैं उन लोगों की जिन लोगों ने वो एफिडेविट बनाया था जिसमें धर्म परिवर्तन वाली बात दर्ज की गई थी। अब पीड़ित के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को दंड मिलना चाहिए। जो लोगों की अपेक्षा है उसी को हम दोहरा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर, जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराया गया उस बात को लेकर यहाँ स्थानीय लोगों का काफी ज्यादा गुस्सा है, उसको कैसे देखते हैं केंद्र सरकार? बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि निष्पक्ष जांच हो तो ज्यादा अच्छा है। We don't want to add fuel to fire. We just want to help the victim and non-communalize the issue so that there are no riots, so that the girl gets justice. If riots break out, the girl will not get justice and this whole thing will be subsided.